हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाला है और जिसके लिए हम लगातार अपना कौन सा सेशन शेयर कर रहे हैं तो वह है हमारा ईवीएस का। ईवीएस पेडागोजी के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको भी हम यहाँ लगातार PYQ के रूप में सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन व्याख्या के साथ ही साथ आपके जो भी आसपास के प्रश्न बनने वाले हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस सेशन के लगातार वीडियो चाहिए तो आपको करना क्या है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। एक पर्वतारोही के ग्रुप लीडर को क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। कथन 1 है कि बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, बिल्कुल करनी चाहिए। विकल्प 2 है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना। तो देखिए, अन्य सदस्यों को पीछे तब चलाना जब आगे कोई समस्या है, और अगर आगे कोई समस्या नहीं है तो आपको क्या करना है कि सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करना है और किसी को पीछे चलाना नहीं है। कोई स्वयं से बराबर नहीं चल पा रहा है तो आगे पीछे हो गया, वो अलग चीज़ है। तो आपको प्रेशर करके किसी को पीछे नहीं करना है। नेक्स्ट, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये भी आपका ठीक है। जो उचित तरीके से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, तो जी नहीं, उन्हें रुकने के लिए नहीं कहेंगे, उनसे कहेंगे कि क्या कि आप चलिए और हम आपकी सहायता करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको किस सही तरीके से चढ़ना होगा। जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, तो ये भी आपका सही होगा कि जो साथी बीमार होंगे उनका भी ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार जो आपके विकल्प सही निकलेंगे वह हो जाएंगे। विकल्प 1 है आपके सामने ABCE सही है, विकल्प 2 है ACE सही है, विकल्प 3 है ACDE सही है और विकल्प 4 है ABDE सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि A, C और E सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्रण छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग का एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दर्शाता है। यानी अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वह कितनी है, तो मीटर में वह 110 मीटर है। इस चीज़ को बताया गया है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये तो एक छात्र के द्वारा मापी गई दूरी है, और जबकि इसने किस में मापी है, तो सेंटीमीटर में। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होता है। तो अब आपको निकालना है कि 9.8 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, इसमें हम कर देंगे किसका गुणा, तो इसमें हम कर देंगे 110 का मल्टीप्लाई, और इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा वह आ जाएगा विकल्प संख्या विकल्प संख्या 3, यानी कि 1.078। कितना हो जाएगा, 1.078 किलोमीटर आपका राइट आंसर बन करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कथन क्या है कि गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के निकटवर्ती हैं, यानी कि तटवर्ती हैं। नेक्स्ट है आपका कि गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। थर्ड है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। 4 है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको करना क्या है, सीटेट एग्जाम देने से 1 से 2 महीने पहले अपने सामने क्या रखना है, इंडिया का मैप रखना है। यानी कि आप जहाँ भी लेटते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, अपने दिन का अधिकांश समय जिस भी कोने में आप गुजारते हैं वहीं पर आपको क्या करना है, मैप को चिपका देना है, ताकि आप आते जाते घूमते फिरते उस पर अपनी नज़र डालते रहें और आसपास के कौन से राज्य किससे सीमा मिला रहे हैं, कौन से राज्य के पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, इत्यादि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो सके। और मैप से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा कहाँ का, तो अरब सागर का तटवर्ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग के विषय में कौन सी गलत धारणा बताई गई है। विकल्प 1 है यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, विकल्प 2 है यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, विकल्प 3 है यह सामाजिक ढांचा है, विकल्प 4 है यह प्रकृति में गतिशील है। तो जो ये लिंग संबंधी विषय है ये प्रकृति में गतिशील है। तो इनमें से आपको चुनना क्या है, जो विकल्प गलत हो वह आपको चुनना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। तो देखिए, लिंग का पर्टिकुलर संबंध कोई महिलाओं से ही नहीं बल्कि महिला पुरुष किसी से भी हो सकता है, थर्ड जेंडर से भी हो सकता है। तो लिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य समूह में तेल क्षेत्र हैं? तो किस ऐसे राज्यों का समूह है जहाँ पर तेल के क्षेत्र पाए जाते हैं? विकल्प 1 है आपके सामने असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। विकल्प 2 है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। विकल्प 3 है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। विकल्प 4 है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखिए, असम तो आपका जहाँ भी है वह ठीक होना ही होना है। असम के डिगबोई में तेल के कारखाने पाए जाते हैं, तेल के क्षेत्र भंडारित पाए जाते हैं। बाकी आप देख लीजिए अब आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर के विषय में कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं। कथन 1 में कहा गया है लेह में 2 मंजिला समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है। विकल्प 2 है आपके सामने कथन हिमाचल प्रदेश में बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। और कथन 3 है राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। और कथन 4 है श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। अब आपको जो नीचे विकल्प का चयन करना है वह इस प्रकार है कि कौन सा सही कथन है। केवल एक सही है, केवल डी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए सी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि केवल ए और सी सही है। यानी कि लेह में 2 मंजिला मकान होते हैं जिसकी नीचे की मंजिल में जानवरों और अत्यधिक उपयोगी सामानों को रखा जाता है, ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं और जब सर्दी पड़ती है तो ये भी नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि जो आपका सी दिया गया है राजस्थान के गाँव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के मकानों में रहते हैं, ये बिल्कुल ठीक दिया गया और ये मकान उनको काफ़ी हद तक ठंडक भी प्रदान करते हैं। जबकि बांस के खंभों पर जो घर है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं, कहाँ बनाए जाते हैं तो असम में 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की और प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है ग्रीस ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो यानी कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता तो वह कौन है। तो विकल्प 1 है वछेंद्री पाल है, विकल्प 2 है अफसाना मंसूरी है, विकल्प 3 है सुनीता विलियम्स है, विकल्प 4 है कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लगभग कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हैं और जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहली बार पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज यानी कि कांसा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कांसे के बारे में। तो प्रथम है आपका आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। विकल्प 2 है कि ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। 3 है ब्रॉन्ज का कॉपर तांबा जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, यानी कि जो कांसा है वह किसको मिला करके बनाया जाता है तो तांबा और जिंक के मिश्रण को पिघला करके बनाया जाता है। और डी है आपका ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग की जाने वाले तत्व यानी कि जो धातु हैं वह गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो अब आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ए और डी सही दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं तो आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग कर रहे हैं, ये बात ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो धातु हैं वह गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि कांसा किन 2 धातुओं का मिश्रण है तो याद रखेंगे तटिका से, और तटिका से याद रखेंगे तो याद रखेंगे कि तांबा और टिन, तांबा और टिन से मिलकर के क्या बनता है कॉपर, यानी कि आपका जो कांसा है वह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से 1 सेकेंड परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। 2 है दत्तक परिवारों को बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। विकल्प 3 है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। और 4 है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक भिन्न अर्थ होता है।
तो अब आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है कि परिवार के लिए आप किस कथन को सबसे उपयुक्त ठहराते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, एक आदर्श परिवार क्या है। तो सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति का इस वक्तव्य के लिए अलग अलग विचार होगा। किसी की नज़र में आदर्श परिवार वह है जहाँ बड़े छोटे सभी एक दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। किसी के लिए आदर्श परिवार वह है जहाँ सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। किसी के लिए आदर्श परिवार वह है जहाँ पर अच्छी सुख सुविधाएं हैं। तो ऐसे कई आदर्श परिवार, किसी के लिए आदर्श परिवार वह माना जाता है जिनमें सामाजिक एकता है। तो इस प्रकार जो आदर्श परिवार है उसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग उदाहरण हो सकता है कि मेरी नज़र में आदर्श परिवार ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें गलत क्यों है? तो केवल रक्त संबंधी होते हैं, ऐसा गलत है। रक्त संबंधी ना होते हुए भी परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे कि बुआ का लड़का, मामा का लड़का, उससे हमारा रक्त संबंध नहीं है, बुआ से रक्त संबंध है, लेकिन फिर भी वह परिवार का सदस्य कहलाता है। दत्तक बच्चे जो है परिवार का सदस्य नहीं होते, ये कथन गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं दत्तक पुत्र लिया था और वो भी सिंहासन पर बिठाला था। तो वह सदस्य नहीं था, तो क्यों बिठाला था? तो दत्तक पुत्र क्या होते हैं? परिवार के सदस्य ही होते हैं। केवल अभिभावक के साथ रहने से बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते हैं। तो केवल लगा हुआ है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प 4 आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10, और इसमें कहा गया है नए काम की तलाश में लोगों को मौसमी आवागमन कहलाता है। तो लोग क्या करते हैं कि नए नए कामों की तलाश में मौसम के अनुसार इधर से उधर आते जाते रहते हैं, और इस आने जाने की विधि को, क्रिया को क्या कहेंगे? तो विकल्प 1 है विस्थापन कहेंगे, विकल्प 2 है ऋतु प्रवास कहेंगे, विकल्प 4 है अप्रवास कहेंगे, विकल्प 4 है खाना बदोशी कहेंगे। विस्थापन आपका सीडीपी से संबंधित शब्द आ गया है, तो यहीं पर क्लियर कर देना चाहूँगी। विस्थापन का अर्थ होता है एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकालना, एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकालना, यही कहता है आपका विस्थापन। यानी कि एक जगह के उत्तेजित संवेग को दूसरी जगह जाकर के प्रकट कर देना। जैसे कि स्कूल में डांटे जाने पर एक भाई क्या करता है, घर आकर के अपनी छोटी बहन की डांट लगाता है, मार लगाता है, क्योंकि वह टीचर से तो कुछ कह नहीं सकता है। स्कूल में उसे बेइज्जत किया गया, इसलिए वह अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपना जो भी चीज़ें हैं उनको विस्थापित करके किस पे प्रकट कर रहा है? अपनी छोटी बहन पे। तो ये आपका विस्थापन का अर्थ होता है। फिलहाल के लिए आपका जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऋतु प्रवास। ऋतु, मौसम के अनुसार आवागमन, इधर से उधर प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरुक गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी पहेली दी गई है और आपको पक्षी का नाम बताना है। क्या फाख्ता है, क्या कोयल है, क्या कबूतर है, क्या बसंत गौरी है। तो बसंत गौरी तने में छेद कर करके अपना घर बनाती है। तने में छेद करके, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है किसकी? बसंत गौरी की। तो बसंत गौरी बनाती है अपना पेड़ के तने में छेद कर करके घोंसला। और जो ये पूरी पहेली है वह संबंधित है गुटुर से समझ आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि कबूतर। तो कबूतर के बारे में ये पहेली कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर फाख्ता पक्षी पूछा जाए, देखिए घोंसले की भी विशेषता पूछ ली जाती। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कटीली झाड़ियों में। मेहंदी की जो डाली होती है जिसमें कांटे होते हैं, कटीली उन प्रकार की झाड़ियों में ये फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाता है। और कबूतर घरों में बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। कोयल अपना जो अंडे है वे जो है कौवे के घोंसले में देती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो चारों ही विकल्प आपके कन्फर्म हो चुके होंगे। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खियाँ और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खी और छत्ते के बारे में आपको बताना है कि कथन 1 है, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। विकल्प यानी कि कथन 2 है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कथन 3 है, छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। अब आपको सही कथन का चयन करना है। तो केवल ए बी सही है, 2 में कहा गया है ए बी सी सही है, 3 में कहा गया है ए सी और डी सही है, विकल्प 4 में कहा गया है बी सी डी सही है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा। यहाँ पर जो आपका सही होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि केवल ए और बी सही हैं। जो छत्ता होता है मधुमक्खी का उसमें केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। बाकी अगर बात करें तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये भी बात सही है। और छत्ता बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ नहीं बल्कि मादा मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, कि नर मधुमक्खियों की जो संख्या होती है वह तो वैसे ही कम होती है। और डी वाला भी आपका विकल्प गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? तो विकल्प 1 है जीतना, विकल्प 2 है संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, विकल्प 3 है मानसिक सतर्कता, विकल्प
4 है भावनात्मक परिपक्वता। तो इनमें से कौन सी एक चीज़ प्राप्त करना खेलने या कूदने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या यहाँ पर जो सही होगी वह हो जाएगी विकल्प संख्या 2, यानी कि संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं। यह आपका जो है खेल कूद का लक्ष्य नहीं होता है। वहीं जीतना, बिल्कुल खेल में यदि जीतने की भावना नहीं होगी तो हम खेल को बेहतर तरीके से नहीं खेल पाएंगे। मानसिक रूप से भी हमें स्वतंत्र और सतर्क होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए कि बाई चांस हम अगर लकीली हार भी जाते हैं तो हम इतने भावुक ना हो जाएं कि हम अपने आवेग को खो दें और हम किसी भी प्रकार से परेशानी को बढ़ा लें। तो हमें भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। तो ताज़ा जल कितना है पृथ्वी पर? विकल्प 1 है 1.2%, विकल्प 2 है 5.2%, विकल्प 3 है 2.7%, विकल्प 4 है 3.2%। तो पृथ्वी पर जो ताज़ा जल है वह कितना उपस्थित है? विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प संख्या 4, यानी कि 3.2% भाग पर पृथ्वी के ताज़ा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ताज़ा जल। 1 सेकेंड आपका गलत हो गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बारी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा, 2.7%। क्या हो जाएगा? 2.7% भाग पर ताज़ा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 15 और इसमें पूछा गया है बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? विकल्प 1 है लौकी से, विकल्प 2 है कद्दू से, विकल्प 3 है कटहल से, विकल्प 4 है हाथी चक या वज्रांगी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौकी से। लौकी के सूख जाने पर उसके बीजों को अलग करके खोखले भाग में से हम क्या बनाते हैं? बीन या तुम्बा जैसे वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीखने के रूप में आंकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। सीखने के रूप में आंकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। कौन अवसर प्रदान करता है? विकल्प 1 है आपके सामने, यानी कि कथन आत्म प्रतिबिंब, कथन 2 है सहकर्मी आंकलन, कथन 3 है योगात्मक आंकलन और कथन 4 है रचनात्मक प्रतिपुष्टि। अब आपको विकल्प सही चुनने होंगे कि विकल्प संख्या 1 में कहा गया है ए और डी सही है, विकल्प 2 में कहा गया है ए बी डी सही है, विकल्प 3 में कहा गया है बी सी डी सही है, विकल्प 4 में कहा गया है ए बी सी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि ए बी डी सही हैं। ए बी और डी सही हैं, क्योंकि योगात्मक जो आपका मूल्यांकन है या आंकलन है ये पूरी तरीके से निगेटिव होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए बी और डी तीनों ही सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यक्रम में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए? विकल्प आपके सामने है खुद, यानी कि स्वयं को शामिल करना, विकल्प 2 है घर, विकल्प 3 है स्कूल, विकल्प 4 है पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो इनमें से क्या शामिल होना चाहिए कक्षा 5 की ईवीएस बुक में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो जब समुदाय को, पड़ोस को शामिल करेंगे तो उसमें स्कूल भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा और हम स्वयं भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे विविधता से परिपूर्ण जो आपके विकल्प हैं उन्हीं को सही चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक आंकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? तो बच्चे की सभी गतिविधियों, सभी कार्यों को एक समय में जो चीज़ें एकत्र की जाती हैं उनको कहा क्या जाता है? तो आपका विकल्प है पोर्टफोलियो, विकल्प 2 है उपाख्यान रिकॉर्ड और विकल्प 3 है रूब्रिक, विकल्प 4 है संचयी रिकॉर्ड। तो ये प्रश्न संख्या जो 18 है और इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे के जो परीक्षा के अंक हैं, साथ ही साथ उसका जो कौशल है, उसके सीखने के जो तरीके हैं, उसकी जो रुचियाँ हैं, उसकी जो प्राप्तियां हैं, इन सभी का आंकलन किया जाता है, इन सभी को लिखित रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 19, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि क्यों देखा जाता है? तो विकल्प है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, ठीक है। विकल्प 2 है इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया जाता है, विकल्प 3 है समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है, विकल्प 4 है ये गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 1, यानी कि सामाजिक ज्ञान और विज्ञान दोनों ही अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है, दोनों ही विषयों को अपने अंदर समाहित करता है। तो विकल्प संख्या 1 ही आपका बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20 और इसमें कहा गया है कि ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम मानना चाहिए, यानी कि ईवीएस सीखने के लिए आपके हिसाब से कौन सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। विकल्प 1 है शिक्षक, विकल्प 2 है छात्र, विकल्प 3 है पर्यावरण, विकल्प 4 है माता पिता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि ईवीएस सीख रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 21 नंबर का प्रश्न। कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, यानी प्राथमिक स्तर पर जब आप पर्यावरण शुरू कर रहे हैं तो आप क्या तर्क देंगे कि हम क्यों शुरू कर रहे हैं। विकल्प 1, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने में सराहना करने के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। विकल्प 3 है विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। विकल्प 4 है पर्यावरण संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चे को शामिल करें। तो किस चीज़ को करने के लिए आप पर्यावरण अध्ययन को शामिल कर रहे हैं प्राथमिक स्तर में। तो 21 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या आपकी फर्स्ट ठीक हो जाएगी। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें और ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर शामिल करें। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ईवीएस को शामिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है 22 और 22 में कहा गया है थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क में भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को, तो पहले तो मीना ने जो थीम है वह पौधों के बारे में सब कुछ पढ़ाया, बताया, समझाया। अब वह उन्हें लेकर के पार्क में गई है बच्चों को, तो वह ऐसा क्यों कर रही है। विकल्प 1 थीम याद रखने के लिए मदद मिलेगी। विकल्प 2 पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। विकल्प 3 है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। और 4 है पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। विकल्प संख्या 3 ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न है कि मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कह रही है, यानी कि वह कह रही है कि जो मेरा स्थान है, मेरा पड़ोस से शहर जो है वह एक रेखा के रूप में विभाजित है, लेकिन जब मैं उस जगह से निकलती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, तब तो मुझे वह रेखा नहीं दिखाई देती, फिर ये मुझे नक्शे पर क्यों दिखाई दे रही है। तो ऐसा जयंती क्यों कह रही है, क्या कह रही है। तो विकल्प 1 है वास्तविक जीवन अनुभव को कच्छ गतिविधि में संबंधित करना। विकल्प 2 है कच्छ गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। विकल्प 3 है अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। और 4 है अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जयंती क्या कर रही है। विकल्प आपका ए बी सही होगा, या 2 है बी और सी सही होगा, 3 है सी और डी सही होगा, 4 है बी और डी सही होगा। तो 23 नंबर के इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 4th, यानी कि बी और डी सही दिया गया है। यानी कि वह कक्षा गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग कर रही है। साथ ही साथ वह क्या कर रही है, अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग भी कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु, तो यहाँ पर देखिए परिवेश की बात नहीं है, वह एक जो समस्या है उसका हल ढूंढ रही है, तो वह इसके लिए चिंतन और तर्क का प्रयोग कर रही है, तो इसलिए आपका सी नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 24 और 24 में कहा गया है कि दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, ये तेल की तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, या तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन दोनों बच्चों की द्वारा दी गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है। तो ये बच्चे जो एक चंद्रमा के बारे में, पूर्णिमा के चांद के बारे में अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो ये किस चीज़ को, किस उद्देश्य को विकसित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। तो आपके सामने विकल्प है संज्ञानात्मक विकास, विकल्प 2 है भावात्मक, विकल्प 3 है मनोप्रेरणा, विकल्प 4 है संवेगात्मक। तो 24 नंबर के इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक स्तर की सोच प्रकट कर रहे हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था इन्होंने संवेदी पेशी गामक अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित या मोटर जनरेशन भी कहते हैं, और इसका उम्र कितना होता है, तो 0 से 2 वर्ष होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। और वहीं अगर बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
अवस्था की तो ये 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है, और फिर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 11 से प्लस होती है। तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर जीन पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो पर्यावरण की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा सकता है? विकल्प 1 है स्थायी, विकल्प 2 है एक दिशा विषयक, विकल्प 3 है वस्तुनिष्ठ, विकल्प 4 है अनुभवजन्य। तो पर्यावरण की प्रकृति को हम किस प्रकार बेहतर तरीके से समझा सकते हैं? तो 25 नंबर के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4 यानी कि अनुभवजन। और बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उस परिवेश में बेहतर तरीके से सीखता है जो वह इसने स्वयं से अनुभव प्राप्त किया है। तो स्वयं जब हम अनुभव करेंगे और अनुभवजन्य परिस्थितियों को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पर आप पर्यावरण की प्रकृति को अच्छे से समझ पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। तो क्या हुआ कि जया ने भूख लगी थी तो टिफिन खा लिया, पेट भर गया, और साथ ही साथ शिक्षक ने आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया, यानी पेट भरा था लेकिन फिर भी क्या हुआ, पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो क्या जो जया है वह भूखी थी इसलिए पानी आया, या ये उसका संवेग था, प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पर आपको उत्तर चुनना होगा। विकल्प 1 है अनुकूलित प्रतिक्रिया है, विकल्प 2 है अनानुकूलित प्रक्रिया है, विकल्प 3 है अनुकूलित प्रक्रिया है उद्दीपन है, और विकल्प 4 है अनानुकूलित उद्दीपन है। तो पावलाव का सिद्धांत आपने सक्रिय जो आपका पावलाव के द्वारा सिद्धांत दिया गया है अनुकूलित प्रक्रिया का, उद्दीपन का, इससे संबंधित जो आपका पावलाव का सिद्धांत है, यदि आपने उसे रीड किया है तो आप बता पा रहे होंगे कि लार का आना आपका किस प्रकार का प्रतिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का फर्स्ट, यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया। किसी भी उद्दीपक को देख करके उसी के समान प्रतिक्रिया करना, ये अनुकूलित प्रक्रिया कहलाएगी। और क्योंकि वह घटना सामने हो रही है इसलिए वह कार्य को कर पा रही है, तो ये अनुकूलन, यानी कि उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन बिठा पा रही है, तो ये अनुकूलित प्रक्रिया आपका कहलाएगा। 26 नंबर का जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कथन 1 है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान करना, वो बच्चों को पहचानना जो पौधे के बारे में अच्छी पहचान रखते हैं। 2 है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, बिल्कुल ठीक है। अगला है बच्चों को खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। और 4 है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। तो देखिए गला काट प्रतियोगिता हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और किसी भी बच्चे की पहचान किसी कम या बड़े या अच्छे या ज़्यादा इस गुण के रूप में नहीं करनी है, लेबल टैग बिल्ला भी नहीं लगाना है। तो फिलहाल आपका विकल्प सही होगा बी और सी, और बी और सी आपका दिया गया है कथन नंबर 2 में, तो विकल्प संख्या 2 ही आपकी क्या होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बी और सी आपका ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि सही कथनों का आपको चुनाव करना है। कथन 1 है एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। विकल्प 2 है कक्षा 1 से 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, बिल्कुल ठीक है, यानी कि उनके आसपास का वातावरण का अधिगम दिया जा सके इसलिए पाठ्य पुस्तक शामिल नहीं की गई है। तीसरा कथन है कक्षा 1-2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। और विकल्प 4 है ईवीएस वह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5 को पढ़ाया जाता है। अब मैं तो कहूँगी सारे विकल्प ठीक है, लेकिन आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, क्योंकि सारे ठीक नहीं है। तो विकल्प है ए और बी सही है, दूसरा है केवल ए सही है, तीसरा है केवल बी सही है, चौथा है केवल सी और डी सही है। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि केवल 3 सही दिया गया है। तो कक्षा 1 से 3 में आपके ईवीएस नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कक्षा 1 से 2 में पाठ्य पुस्तक से निर्धारित नहीं की गई हैं, तो ये आपका कैसा होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि पाठ्य पुस्तक नहीं रखी गई हैं, बल्कि वे अपने आसपास के वातावरण से ही पर्यावरण और साथ ही साथ अन्य विषयों को भी सीखते हैं, चाहे वह भाषा हो चाहे वह गणित हो। कक्षा 1-2 में ईवीएस विज्ञान सामाजिक, तो कक्षा 1-2 में जब पर्यावरण ही नहीं होता तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान कहाँ से होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल 4-5 में पढ़ाई जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये 4-5 के अलावा भी अन्य कक्षाओं में भी पढ़ाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा
मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण यक्ष में आरंभ होता है। तो कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, कक्षा 1 और 2 में। तो संप्रत्यय का मानचित्रण कब प्रारंभ होगा? अब आपको अपने सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्रश्न संख्या जो 29 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि कक्षा 3 में द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण कराना आरंभ कर दिया जाता है। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह है कि विषय परिवार और मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि क्यों शामिल किया है? क्योंकि विकल्प यानी कथन है इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव और उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। दूसरा है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। तीसरा कथन है उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। चौथा विकल्प है कि विद्यार्थियों और पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। अब आपको कथन चुनना है कि विकल्प 1 है आपके सामने ABC सही है, विकल्प 2 है ABD सही है, विकल्प 3 है BCD सही है, विकल्प 4 है केवल A सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा A, B और C सही है। विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके, ऐसा कोई जो है इसलिए शामिल नहीं किया गया है, बल्कि शामिल क्यों किया गया है ताकि वह क्या कर सकें कि पौधे और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसे समझ सकें बेहतर तरीके से। साथ ही साथ पौधों की जो संरचना है, पौधों के जो कार्य हैं उनके बारे में उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त होगा और साथ ही साथ पौधे हमारी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका क्या महत्व है उसे भी वह जान सकेंगे। संस्कृति और सामाजिक उद्देश्यों की भी यह क्या करेगा? पूर्ति करेगा। तो यहाँ पर एक से अधिक अगर सबसे सही विकल्प मिल रहे हैं तो वह हो जाएगा कथन आपका फर्स्ट, यानी कि A, B और C सही हैं। तो आज के इन 30 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो आपका जब स्कोर बढ़ेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। साथ ही साथ मुझे भी ये पता चलेगा कि आपका लेवल जो है वह कैसे कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है। यकीन मानिए आप परीक्षा में बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। साथ ही साथ आपका एक शेयर क्या करता है कि आपके एक मित्र और दोस्त की मदद करता है। तो आप इस वीडियो को जहाँ कहीं भी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा कहीं पर भी चाहें शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।